क्या है यहाँ पे उल्लासनगर में सब मैनेजिंग होता है। जो भी यहाँ बिल्डिंग बनती है, चाहे आप किसी भी मेट्रो में जाइए, टीपीडी में जाइए, टाउन प्लानर के पास जाइए, यहाँ सनत का, टीडीआर का, हर तरह का तकलीफ आ रहा है। डीपी रोड ही में ही पूरी की पूरी बिल्डिंगें जा रही हैं। कि शहर में वैध से ज़्यादा अवैध निर्माणों की बौछार सी लगी हुई है, भार सी लगी हुई है। तो इन बातों को भी रोकना चाहिए। उल्लासनगर में जो लोग हैं वो अब लीगल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन लीगल प्रॉपर्टी कम बन रही है और सामने इलीगल प्रॉपर्टी जो है सामने ज़्यादा बन रही है। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना खुद का घर खरीद लेना हम सभी का सपना होता है, पर हाल की परिस्थितियां देखकर उल्लासनगर शहर में घर लेने में लोग सोच रहे हैं और पलायन कर रहे हैं, जिसके कई कारण हैं। बिल्डर अपनी बात करेगा तो खरीदार अपनी, और वहीं प्रशासन अपनी। इसलिए हमने आज के अपने एपिसोड में ऐसे मेहमानों को बुलाया है जो खरीदार और बिल्डर के बीच की एक मजबूत कड़ी है, जिसको दोनों का दर्द पता है। आइए सुनते हैं इन्हें विस्तार से। हरी चावला जी और दीपक मंगतानी जी, सिटी उल्लास लाइव में सर आज आपका स्वागत है। हरी चावला जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे है कि उल्लासनगर में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की आज की जो हालत है उसके बारे में कुछ बताइए, और पिछले 3 या 4 साल से उल्लासनगर की जमीन और फ्लैट्स का भाव बढ़ा है या घटा है, इस बारे में भी सर जानकारी दीजिए। सिटी उल्लास लाइव के सभी दर्शकों को हमारा नमस्ते और एडवांस में हैप्पी दिवाली। मेरा नाम हरी चावला है। मेरा उल्लासनगर 3 में एस्टेट एजेंसी का बिजनेस है। तो मैं आपको चंदन जी जो आपने सवाल किया उसकी जानकारी देना चाहूँगा कि उल्लासनगर में पिछले 3-4 साल से नहीं, करीबन 15-20 सालों से जो है प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो मतलब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे शहर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, और अपना जो हमारे जो सबसे ज़्यादा उल्लासनगर का जो इशू है 855 बिल्डिंगें, जब तक वो रीडेवलपमेंट नहीं हो जाती है तब तक शहर का विकास होना भी अधूरा सा माना जाएगा। तो हमारा यही कहना है कि उल्लासनगर में जो 855 का बिल्डिंग जो रेगुलाइजेशन का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। जैसे ये सभी बिल्डिंग जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होंगी तब तक प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल आना बहुत कठिन है। आज आप देखेंगे कि पिछले 15-20 सालों से जो हमारे शहर के नागरिक हैं वो यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण और भरे अच्छे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण वो उल्लासनगर से बाहर कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर मूव हो रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शहर में पोटेंशियल है। लोग नया घर, अपना सपनों का घर, अपना आशियाना अपने शहर में ही लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी के लिए उल्लासनगर जो है सर हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है। कोई भी आज उल्लासनगर से दिल से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मजबूरी हमारी यही है कि हम शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, और अपना जो है कॉम्प्लेक्स जो उल्लासनगर से बाहर जो बन रहे हैं वैसा जो है माहौल हम उल्लासनगर में नहीं दे पा रहे हैं। उसके बहुत ही कारण है। जब तक हमारे उल्लासनगर के जो नेता हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब तक वो जी जान से ये नहीं चाहेंगे कि हमारा शहर विकसित हो, तब तक ये होना पॉसिबल नहीं है सर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के सभी नेताओं को ये अपील करना चाहूँगा कि अपने मतभेदों को साइड में दरकिनार करके अपने शहर की ओर देखें। अपने नागरिकों को शहर से बाहर पलायन करने के लिए रोकिए। उसके लिए आपको बहुत से सारे प्रयास करने होंगे। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो उल्लासनगर की जो लैंड है उसके टाइटल्स में हमें टाइटल क्लियर करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। 8-8, 9-9, 10-10 महीने जो है सिटी सर्वे के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी लग रहा है जो सबके लिए अफोर्डेबल सर नहीं है, जिसके लिए प्रॉपर्टी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और दूसरी तरफ जो हम देखेंगे कि शहर में वैध से ज़्यादा अवैध निर्माणों की बौछार सी लगी हुई है, भार सी लगी हुई है। तो इन बातों को भी रोकना चाहिए। उल्लासनगर में जो लोग हैं
वो अब लीगल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन लीगल प्रॉपर्टी कम बन रही है और सामने इलीगल प्रॉपर्टी जो है सामने ज़्यादा बन रही है। उसको भी कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं लोकल, उनकी और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाएं, जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैध निर्माण बने कि जो जो यहाँ के नागरिक हैं वो अपने शहर में, अपने कर्मभूमि, अपने जन्मभूमि पर ही अपना घर बसाएं। दीपक जी, हरी चावला जी ने उल्लासनगर की रियल एस्टेट के डाउन होने के कुछ कारण हमें बताए। सर, आप इन कारणों में क्या एडिशन करना चाहते हैं? सबसे पहले सिटी लाइफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमसे मिले और उल्लासनगर की हर समस्याओं के साथ साथ आज ज़मीन, फ्लैट्स, यहाँ की कीमतों, यहाँ की दिक्कतों के बारे में पूछ रहे हैं। और इसके लिए मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि ये भी एक जन समस्या है। और जहाँ तक हरी जी की बात है, मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। आपने पूछा फ्लैट्स की कीमत क्यों कम हो रही है और प्लाट्स की कीमत क्यों कम हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, फ्लैट्स की कीमत भले थोड़ी सी कम हुई है, मंदी आई है मार्केट में, क्योंकि आने वाले कुछ समय में कल्याण, अमरनाथ, वरब, योगीधाम, डोंबिवली, बदलापुर और थाना तक 5 लाख फ्लैट बनने वाले हैं आने वाले 3 सालों में। और इससे ज़्यादा मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा फ्लैट जो तैयार पड़े हैं, उनके कस्टमर्स बिल्डर्स ढूंढ रहे हैं, सीपी मीट कर रहे हैं और काफ़ी सभी को एडवर्टाइज कर रहे हैं, काफ़ी कुछ बैनर्स लगा रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ड्रीम फ्लैट लीजिए। तो ये तब होता है जब मार्केट डाउन होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आज ग्राहक नहीं है तो मतलब डिमांड नहीं है, सप्लाई मतलब फ्लैट बहुत पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट डाउन होते जा रहा है। और रही बात उल्लासनगर के प्लाट्स की, तो यहाँ पे प्लाट्स हैं ही नहीं। यहाँ पे वर्टिकल कैसे होगा बताइए, प्लाट है ही नहीं जब। और जो भी प्राइम लोकेशन में प्लाट्स बच्चे हैं उनकी कीमत लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा पर स्क्वायर यार्ड है, और सेमी लोकेशन पकड़ें तो 1 लाख से भी ज़्यादा वर्ग मीटर है। और जो बिल्कुल अंदर साइड है उनके फिर भी प्लाट्स बिक जाएंगे, लेकिन वहाँ बिल्डिंगें बनेंगी तो वहाँ फ्लैट नहीं बिकते। तो प्लाट्स की कमी नहीं आई है भाव में। और उल्लासनगर के जो फ्लैट्स हैं, जो भी भवन निर्माता हैं, प्रयास करते हैं सबसे अच्छी चीज़ देने की, और बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने उल्लासनगर डेवलपर एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ, उस नाते मैं हर प्रोजेक्ट में विजिट करता हूँ। बहुत सारी अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं ताकि पलायन रुक जाए और हमारा धंधा हो जाए और हम भी कमा लें। लेकिन ये इनका प्रयास सफल भी हो रहा है कहीं कुछ कदर। लेकिन क्या है, यहाँ पे उल्लासनगर में सब मैनेजिंग होता है। जो भी यहाँ बिल्डिंग बनती है, चाहे आप किसी भी मेटर में जाइए, टीपीडी में जाइए, टाउन प्लानर के पास जाइए, यहाँ सनत का, टीडीआर का, हर तरह का तकलीफ आ रहा है। डीपी रोड ही में ही पूरी की पूरी बिल्डिंगें जा रही हैं जो अभी बनी है। तो लोग डरे हुए हैं। 5 नंबर की घटना है, वहाँ भाव गिरे हैं। हाँ, तो वहाँ के बिल्डरों का फ़ोन आ रहा है कि आप हमारे पास विज़िट करो। उनको भी डर बैठ गया है, कहीं हम बेच के निकल जाएँ तो अच्छा है। भले उनका प्रोजेक्ट लीगल है, डर सिर्फ एक बिल्डिंग से, लेकिन डरे कितने लोग हैं, सब। और पब्लिक जो सोचती है कि नहीं थोड़ा रुको, ज़रा रुको, और जो नई बिल्डिंग शुरू होती है तब फ्लैट की बुकिंग करने में लोग डरते हैं कहीं भाग नहीं जावे, थोड़ा ऊपर आने दो, थोड़ा ऊपर आने दो, इस तरह से दलाल को भी इंतज़ार कराते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर बिल्डर प्लिंथ शुरू भी करता है तो अभी रेरा कानून के तहत उसको परमिशन लेके शुरू करना पड़ता है, जिसमें वो आधे में भाग नहीं सकता है, वो सज़ा का पात्र हो जाएगा। अभी 99% प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, पोजीशन राइट टाइम होती है, जो मटेरियल उन्होंने कमिट किया है रेरा में उनको देना पड़ता है, जो समय उन्होंने कमिट किया है उनको देना पड़ता है। तो बिल्डर के ऊपर बहुत बड़ी एक तलवार लटकी हुई है रेरा की। रेरा क्या है मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो 2016 में भारत सरकार ने पास की और 2017 में सारे स्टेट्स के ऊपर लागू कर दी कि आप अपने राज्य में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके इस बिल को आप पास करा दें। तो महाराष्ट्र में महारेरा बना, सभी दलालों ने मोस्टली रेरा सर्टिफिकेट निकाला, लेकिन अचानक एक तलवार दलालों के ऊपर भी गिरी कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद एग्ज़ाम लेना है, तभी आपका रेरा सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। तो मोस्ट दलालों ने ट्रेनिंग नहीं ली है। जिन्होंने ली है उनको पता है रेरा क्या है, और हम लोग सोच समझ के मैंने ट्रेनिंग ली है,
मैंने रेरा पास किया है और सोच समझ के हम धंधा करते हैं, ताकि रेरा का जो कानून है बिल्डर के साथ साथ दलाल के ऊपर भी लागू होता है, वो भी सज़ा का पात्र बनेगा। तो काफ़ी सोच समझ के बिजनेस करना पड़ता है और इसी ज्ञान के कारण हम कुछ धंधा कर पा रहे हैं। मैं आपको खुले तौर पे बताता हूँ, जिन्होंने रेरा पास किया है वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। मैं सभी दलालों से अपील करूँगा, रेरा में ज़रूर जाएं। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, पूरा ज्ञान लें, पास करें रेरा, ट्रेनिंग लें, फिर उसके बाद धंधा शुरू करें। बाकी रही बात अगर आप भाव की क्यों कम हो रहे हैं, तो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बढ़ गए हैं, इतने फ्लैट्स खाली हैं, जो पहले 7-7 हज़ार भाव चल रहा था वो 5-5.5 पे आके रुका है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का विषय है और जैसे तैसे बिल्डर निकलना चाहते हैं अपनी कम से कम लागत निकाल के। ये मेरा कहना है। दीपक जी, महानगर पालिका हमारे चुने हुए लगभग हर नेता व महानगर पालिका के संबंधित विभाग, आखिर किसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है उल्लासनगर के रियल एस्टेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की या फिर उसे गर्त में डालने की? क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि कई सारी बिल्डिंगों के ऊपर जो कि बड़े बड़े बैनरों ने बनाई है, उन पर सवालों की तलवार लटक रही है। क्या कहेंगे दीपक जी इसके बारे में? मैं ये कहूँगा कि जितने भी डेवलपर हैं, जिसको रेरा में डेवलपर कहा जाता है बिल्डर को, और ख़रीदार को अलाटी, तो रेरा बनाया गया है अलाटी के लिए कि आप अलाटी मतलब ग्राहक की सुरक्षा के लिए। तो बिल्डर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, एक बात में छेड़छाड़ हो सकती है, लीगलिटी और इलीगलिटी कितनी है इसमें। तो जब आप म्यूनसिपाल्टी में आप अपना प्लान पास करवाते हो तो कॉरपोरेशन को पता है यहाँ अगर डीपी रोड है और फिर भी आग बंद करके पास हो जाता है और बिल्डर को दे देता है एनओसी कि आप चालू करो काम, बिल्डिंग सर्टिफिकेट चालू करो, सीसी मिल गई आपको, तब वो रेरा में जमा करता है। लेकिन रेरा तब तक कदम नहीं उठाता जब तक उसके पास कंप्लेन नहीं आती किसी की भी, खास करके परचेसर की। तो तब तक म्यूनसिपालिटी क्या करती है, कॉरपोरेशन आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कोई कंप्लेन नहीं है। और पत्रकार बंधु और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट चिल्लाते हैं कि यहाँ पे टीडीआर घोटाला हुआ है, यहाँ पे डीपी में आ रहा है, यहाँ पे कागज दूसरे के नाम पे हैं या कुछ भी। तो रेरा क्या करता है, उसके बाद सुनवाई करता है, 3 महीने के अंदर उसके फैसले से अगर दोनों पार्टी ना खुश हैं तो वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। और हाईकोर्ट ने मैंने सुना 1-2 प्रोजेक्ट को स्टे दे दिया कि इससे आगे आप नहीं जा सकते जब तक पूरा नहीं हुआ। उससे बिल्डर का भी नुकसान हुआ है और ख़रीदारों का भी नुकसान हुआ है। और जो बिल्डिंगें बन रही हैं जिसमें हैबिलिटेशन कंप्लेंट्स नहीं है तो वो धड़ाधड़ चालू हैं, उनमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। और जिनमें है उनको आगे तकलीफ ज़रूर आएगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब हाईकोर्ट में मैटर चला जाता है तो जब तक उसका निवारण नहीं होता, और सबसे बड़े जो मैं कहूँगा इसके लिए गुनाहगार हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो कॉरपोरेशन वाले हैं। क्योंकि कभी टाउन प्लानर के लिए आपने हमेशा सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से एक तो टाउन प्लानर ही आज तक नहीं मिला है, गायब हो गया है। तो और को जो भी यहाँ पे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, अभी तक साबित क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है वो सेटिंग से हो रहा है, वो होना नहीं चाहिए। पब्लिक के साथ धोखा है। और ख़ास करके मैं सरकार से, माननीय हाई कोर्ट से और तथा रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी से, महारेरा से अपील करूँगा, इस ओर ध्यान दें कि इनके कागज़ जो आपके पास जमा किए वो कितने हद तक वैध हैं, ये डीसी रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये अपना डेवलपमेंट जो हो रही है वो सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, इसका पालन रेरा को करना है और अथॉरिटी को करना है। लेकिन रेरा कंप्लेन के बाद फॉलो करता है, ये थोड़ा उसमें एक सब्जेक्ट पे रुक जाता है। दीपक जी, यहाँ पे एक सवाल उभर के आता है कि हम यह एपिसोड बना रहे हैं उल्लासनगर के मिल्कियत के खरीदारों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। तो अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं, यानी कि 2 या 3 दिन पहले उल्लासनगर महानगर पालिका ने अगवानी करते हुए कई सारे बिल्डरों को बुलावा भेजा और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की कि आखिर बिल्डरों को तकलीफ क्या आ रही है। तो वहाँ पर यह चीज़ उभर के आई कि ब्लैकमेलिंग हो रही है और कई सारे पत्रकार जो हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं या NGOs हैं, वो RTI के माध्यम से बिल्डरों को परेशान कर रहे हैं। तो दीपक जी, मुझे यह बताइए कि अगर प्रोजेक्ट में कोई तकलीफ होगी ही नहीं तो बिल्डरों को आखिर क्यों ब्लैकमेलिंग का जो एक फंडा है वो सता रहा है? यहाँ पे आखिर में एक खरीदार के बारे में आखिर कौन सोचेगा, इस बारे में बताइए सर। सर, रेरा बना ही खरीदार के लिए है, उसकी सुरक्षा के लिए। बाकी किस्यानी भी खंबा नोचे
कि अगर आपको हमको सबको आरटीआई निकालने का अधिकार है। अगर आप सही हो तो क्यों डरते हो? ठीक है ना, जिसने पाप ना किया वो पापी ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां निकलती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तक सीमित होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो गई तो आगे कल के जो हमारे अलाटी जो खरीदार हैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। मनपा सिर्फ अपील करके छोड़ देती है कि ये प्रोजेक्ट अवैध है, आप इसमें ना खरीदें, आप अपना पैसा ना फंसाएं। लेकिन उसके बाद क्या, बिल्डिंग कैसे बनी? एक दिन में तो बनी नहीं। अवैध निर्माणों को भी थोड़ी सी ठोकर मार के निकल जाते हैं, फिर वो बन जाती है। तो यह बहुत बड़ा झोल है। यहाँ पे हम जैसे जो छोटे मोटे आरटीआई एक्टिविस्ट या हम लोग जो एनजीओ वाले हैं, वो सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं, आप अपना बिल्डर से सारे पेपर मांगिए। अगर ब्लूप्रिंट वो देता है तो ब्लूप्रिंट चेक कराइए कि डीपी रोड में तो नहीं आ रहा है, ये पास कैसे हुआ। उसके बाद रेरा पोर्टल पे जाइए कि इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, इनको कितनी सीसी मिली है। उसके बाद आप बिल्कुल संतुष्ट होकर ही बुकिंग करें, अदरवाइज ना करें। दीपक जी, जैसे कि आपने बताया कि आप उल्लासनगर के रियल एस्टेट ब्रोकर्स की संस्था के अध्यक्ष हैं और आपको कई सारे बिल्डर जो है वो इनवाइट करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो माल है हमें बिकवा कर दिलवाइए। तो सर, लगभग उल्लासनगर की हर बिल्डिंग का एनालिसिस आपके पास होगा। क्या लगता है आपको कि उल्लासनगर में कितने प्रतिशत बिल्डिंग जो है वो मानकों के तहत काम करती है, और आखिर उल्लासनगर 5 की एक बिल्डिंग पे डिमोलिशन ऑर्डर आने के बाद माहौल क्यों बाकी सब बिल्डिंगों के लिए भी बिगड़ा है? सर, इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मैं बिल्डरों से मिलता हूँ, हमें 80-85% बिल्कुल सही लग रहे हैं कि उनका काम जो धीरे धीरे हो रहा है, उनके लिए एप्लीकेशन कंप्लेंट्स नहीं है, और जिनकी कंप्लेंट्स है वो सोशल मीडिया पे या एक्टिविस्ट के द्वारा हमें जाहिर करा दी जाती हैं। उस जगह पे हम जाना छोड़ देते हैं कि नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, जांच करके पहले करते हैं। बाद में सच्चा निकलता है बात तो वहाँ हम काम नहीं करते, और दूसरे अलाटीज को भी बोलते हैं यहाँ न खरीदें, और दलालों को भी बोलते हैं यहाँ न बेचें। अगर कोई खुद की लालच में जाता है तो हम कुछ उनके लिए नहीं कर सकते। हरी जी, दीपक भाई ने खरीदारों की सुरक्षा के मद्देनजर कई सारी जो है वो रोशनी डाली कि आखिर एक खरीदार को रेरा के कानून के अंतर्गत कितना संज्ञान लेकर अपनी जमा पूंजी किसी भी मिल्कियत में लगानी चाहिए। पर यहाँ एक सवाल बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है कि हाल ही में हमने देखा है कि उल्लासनगर में कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डीपी रोड्स को वायलेट करके बनाए जा रहे हैं। तो हरी जी, डीपी के रोड्स उल्लासनगर के इंफ्रास्ट्रक्चर और नई बनी हुई बिल्डिंगों के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है सर, ये बताइए जरा। चंदन जी, जैसे दीपक सर जी ने आपको पूरी जानकारी दी, मैं उनकी जानकारी से बहुत सहमत हूं। और रही बात जैसे डीपी वायलेशन की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाने से पहले उसको पहले बिल्डिंग का प्लान पास कराना रहता है, अप्रूव कराना पड़ता है। सिटी सर्वे अपना से डिमार्केशन उसका टीलर होता है, उसके बाद टीपी डिपार्टमेंट में उसको प्लान अप्रूवल के लिए डालना पड़ता है। जो हमारा आर्किटेक्ट हैं उसका पहले प्लान बनाते हैं, तो तभी ही उनको मालूम पड़ जाता है कि जो हमारी बिल्डिंग है वो डीपी रोड को एफेक्टेड कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर बावजूद उसके अगर प्लान अप्रूवल होता है तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जिम्मेदारी हमारी डीपी की रहती है कि वो इस बिल्डिंग को अप्रूवल कैसे देते हैं। अगर देते हैं उसके बाद जो बिल्डर है अगर उसका प्लान अप्रूवल हो जाता है तो वो तो बिल्डिंग बनाएंगे ना। और अगर बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसके बाद कोई कंप्लेन आती है और उसके बाद बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को रोका जाता है, तो तब तक उसमें जो फ्लैट लेने वाले कस्टमर्स हैं उनके भी पैसे फंस जाते हैं और बिल्डर के भी पैसे फंस जाते हैं। तो इस बात का जो संज्ञान है वो हमारे आयुक्त साहब की भी जिम्मेदारी है, महानगर पालिका के आयुक्त साहब की, कि टीपी डिपार्टमेंट पर अपनी कड़ी नज़र रखें कि जो भी प्लान अप्रूवल हो रहे हैं उसकी स्क्रूटनी करें कि भाई कौन से प्लान गलत अगर कोई पास हो रहा है तो वहाँ पर ही उसको रोका जाना चाहिए। लाखों करोड़ रुपया पब्लिक का और बिल्डर का डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी शहर के लिए एक बहुत घातक बात है। हरी जी, हाल की परिस्थितियों को देखते हुए उल्लासनगर में रियल एस्टेट की खरीद फरोख्त में माहौल काफी बिगड़ा है। ये बात हमारे उल्लासनगर शहर और यहाँ के रहवासियों को कहाँ तक लेकर जाएगी, इस बारे में जरा बताइए सर।
चंदन जी, मैं आपको जैसे पहले मैंने कहा कि हमारे शहर में पोटेंशियल बहुत है और जो यहाँ के रहवासी हैं, मूल रहवासी हैं सर, आपको उल्लासनगर की हिस्ट्री जो है तो वो यही है कि जो उल्लासनगर है एक रेफ्यूजी कैंप है। तो जब भी हमारा शहर ये वसा था तभी यहाँ पर जंगल हुआ करता था जिसे हमारे पूर्वजों ने मंगल बना दिया। तो उसके बाद जो है फैमिली सबकी भरने लगी, तब किसी कायदे कानून की जानकारी न होते हुए यहाँ पर बिल्डिंगें जो निर्माण हुई, उसके बाद कहा गया कि ये बिल्डिंग अवैध निर्माण बने हुए हैं, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए डिमोलिशन का ऑर्डर दिया हुआ था। उसके बाद है महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके हमें ये अपना रियायत दी कि जो बिल्डिंगें इलीगल अब बन चुकी हैं उनको अब पेनल्टी लेकर उनको रेगुलाइजेशन उनको किया जाए। वो प्रोसेस जो है सर 2005 से हमारे शहर में लागू किया गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सर अभी तक प्रॉपर न होने के कारण ये बिल्डिंगें जो है सर हमारी अभी तक रेगुलाइजेशन नहीं हो पा रही हैं। पर जब ये बिल्डिंगें रेगुलाइजेशन होगी उसके बाद आप देखेंगे ये जो शहर हमारा पूरा जो है एक नई शक्ल में परिवर्तन हो जाएगा। तो जिसके कारण मैं भी आपके चैनल के द्वारा जो 855 बिल्डिंग के जो रहवासी हैं, यहाँ जो इलीगल बिल्डिंग में जो रहवासी हैं या धोखाधड़ी बिल्डिंग के जो इफेक्टेड लोग हैं, उनको भी यही कहना चाहूँगा कि अभी जो गवर्नमेंट का GR आया हुआ है रीडेवलपमेंट के लिए और रेगुलाइजेशन के लिए, उनको आप सब मिलकर उसको सपोर्ट करें। हम देखते हैं कि जहाँ पर बिल्डिंग के 80% लोग रेडी रहते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है वो रीडेवलपमेंट हो, रेगुलाइजेशन हो, लेकिन उस पर कुछ 1-2 लोग, 3-4 लोग जो है वो अपनी मनमानी के कारण उस काम को रोक देते हैं, जिसके कारण जो बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे शहर के लिए। तो मैं सभी शहरवासियों को ये अपील करना चाहूँगा कि अपना पर्सनल जो है स्वार्थ न देखते हुए अपने शहर को बचाएं, अपने बिल्डिंगों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। अगर यहीं पर हमारे शहर में ही हम अपनी जो बिल्डिंग है वहाँ रीडेवलपमेंट करके अच्छे लीगल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वहाँ अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, तो फिर हमें अपना शहर छोड़ के जाने की ज़रूरत ही क्या है। दीपक जी, एक तरफ तो हम उल्लासनगर के 13 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर मूल निवासियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर रीडेवलपमेंट की चाहना करके सैकड़ों बिल्डिंगें बनाने की सोच रहे हैं, वो भी बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के। और सर वहीं उल्लासनगर की हर एक बाउंड्री पर पैराडाइज, अजमेरा, मुथा, एंटीलिया, हारवानी, बिरला वान्या, रीजेंसी अवाना, साई निर्वाणा, मिलेनियम हाइट्स, रॉयल मेडोज, पाम प्रिज्म और विश्वजीत जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने हजारों नहीं पर लाखों फ्लैट का निर्माण करके उल्लासनगर की पब्लिक को अपनी तरफ खींचकर उल्लासनगर को खाली करने का पूरा एक प्लान बना लिया है। तो सर मुझे ये बताइए कि उल्लासनगर की स्पीड कितनी ज्यादा स्लो हो चुकी है ऐसे माहौल में? सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये उल्लासनगर के दोनों तरफ की बाउंड्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं, ठीक है, और ये कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट के टच में है, रेरा के टच में है, और अपना सारा काम जो एक इंच का वो लीगली करते हैं। जब तक OC नहीं आ जाता तब को आपको एक मटका रखने की भी परमिशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो हमारे डेवलपर हैं वो या तो सिंगल हैं या तो 1-2 पार्टनर लेके जाते हैं। उनकी कई प्रकार से कई दुश्मन हैं, बिना वजह भी उनकी कंप्लेंट जा रही हैं, उनको डिप्रेस किया जाता है कि तुम्हारा तो ये है, फिर न्यूज़ में, फिर इसमें उसमें इन बिल्डरों का भी मन खराब हो गया है कि कई बिल्डर अब बदलापुर चले गए, कहीं अंबरनाथ चले गए। मैं जहाँ भी जाता हूँ कल्याण में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सिंधी समाज के बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें एक फ्लैट 2.5 करोड़ का है। तो उन्होंने बोला हमारा मन खट्टा हो गया यार, वहाँ पे हमको छोड़ा ही नहीं जाता है, किसी भी प्रकार से लटकाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहला जो वजह है हमारे उल्लासनगर की वो ये है, यहाँ से बिल्डरों का पलायन हो रहा है, न क्या व्यक्तियों का। अभी मैंने वोटर लिस्ट पढ़ी जिसमें 1 लाख से ज़्यादा हमारे मराठी भाइयों के मत आए हैं और सिर्फ 65,000 सिंधी मत आए हैं, बाकी उत्तर भारतीय, मुस्लिम, अन्य समाजों के हैं। तो आप 65,000 सिंधी उल्लासनगर के मतदार बच्चे हैं, तो मत का ताकत दिखाने के बाद भी क्या आप कर सकेंगे?
ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रतिनिधि चुनने में ये आखिरी बार सफल हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से हमें एक दूसरे की टांग ही खींचनी है तो इससे भला है शहर छोड़ दें। अगर लोगों को बुलाना है वापस तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, एक मुश्त होकर सारी जो राजनीतिक पार्टियाँ एक इच्छा शक्ति के साथ शहर का निर्माण करें, डीपी के अनुसार रोड बनाएं और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें तो शहर बन सकता है। दीपक जी, कुछ ही दिनों में उल्लासनगर 141 विधानसभा को एक नया एमएलए मिलने वाला है। उसके अलावा 141 अ में भी मिलेगा। तो अंबरनाथ वाले पट्टे में जो उल्लासनगर से टच में है वहां पे भी एक नया एमएलए मिलने वाला है। मोटा मोटी कहूँ ये कि उल्लासनगर को 3 टुकड़ों में 3 एमएलए मिलने वाले हैं। सर, क्या उम्मीद करते हैं आप नए एमएलए से कि वो उल्लासनगर के रियल एस्टेट की जो मूलभूत तकलीफें हैं उनका निवारण किस तरीके से कर सकते हैं? जो भी उम्मीदवार चुन के आता है वो भवन निर्माता होता है, भवन निर्माता ही होता है या तो जुड़ा हुआ होता है, सामने नहीं आता है। तो ज़रूर वो रियल एस्टेट के लिए अच्छा काम करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ जो राजनीति है ना, यहाँ जो परमिशन बनाया गया कि 3 हिस्सों में बांटना, उसमें सिंधी समाज का और उल्लासनगर शहर का विकास रुक गया। अगर ये 1 नंबर से 5 नंबर तक होता तो शायद हमारी एक पहचान अलग होती, शायद हम लोग पलायन रोक सकते, शायद अच्छा निर्माण होता, शायद एकता होती। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने किस हिसाब से परमिशन जो किया है एरिया का, वो काफ़ी दुखदायक है। अभी तो हो गया, जब ये नई सरकार आएगी, जब ये नए जो अप्रूवल जाएंगे तब देखा जाएगा कि उल्लासनगर 1 से 5 तक कैसे जुड़ता है। यानी अगर सिर्फ सिंधी समुदाय की बात हम यहाँ करें तो 1947 में पार्टीशन में हमने जो भोगा, आज अपनी मूलभूत सुविधाओं को उल्लासनगर की धरती को 3 एमएलओ में बांटकर हम मूलभूत सुविधाओं का भी पार्टीशन झेल रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे सर? जैसे हरी भाई ने कहा, पहले यहाँ जब आए थे यहाँ जंगल था, ठीक है, तो मैं कहता हूँ अभी भी जंगल है, कंक्रीट का अवैध निर्माण होगा। उसके बाद जंगल राज है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। निकालना किसको है? चुने हुए प्रतिनिधियों को। आप पत्रकारों की जिम्मेदारी आवाज़ उठाना, समाज सेवक की जिम्मेदारी आवाज़ उठाना, लेकिन हमारी आवाज़ सुनता कौन है? सिर्फ 1% जागृत लोग हैं। आपको पता है उल्लासनगर में 1% क्या कर सकते हैं? कितना भी चलाएंगे बोलते हैं बेवकूफ़ है। व्यापारी उतरता नहीं है, बोलते हैं मेरा धंधा बहुत अच्छा है, मैं काय को लफड़े में पड़ूँ। और नौकरी पेशा आदमी तो सुबह निकल जाता है, रात को आता है। बाकी रह गए जो थोड़े बहुत लोग, वो तो आपने खुद देख रहे हो क्या काम कर रहे हैं। सर, एक संदेश दे दीजिए उल्लासनगर वासियों। सर, एकता रखिए, बहुत ताकत है। आज बहुत सारे शहर जो हमसे पीछे थे बहुत आगे हो गए। कल्याण की देखिए, क्या हिसाब ही नहीं है जितना डेवलपमेंट हो रहा है। बदलापुर ईस्ट में जाइए, क्या रोड है। अंबरनाथ जाइए, बहुत अच्छा है। और डोंबिवली बहुत खूबसूरत ओवर ब्रिजेस सब बन गए हैं, बहुत खूबसूरत। यहाँ ओवर ब्रिजेस ऐसे ही आज चलेंगे कल गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा है। सब में खड़े हैं, तो इरादा ही नहीं है यहाँ पे एमएमआरडी के पास जाने का, एमएमआरडी से फंड लेने का। अपने लिए फंड आता है, सबको कहाँ जाता है पता ही नहीं। मुझे एक ठेकेदार ने बताया ये सारा पैसा तो फंड ऐसे ही चला जाता है, बनेगा क्या?